चर्चा कर रहे हैं देश के नामी डॉक्टरों से, ताकि आपके मन में कोई संशय न रह जाए इस कठिन समय में। डॉक्टर पारिक, हम उस पीक की बात कर रहे थे जिस पीक का इंतजार पूरे देश में सब कर रहे हैं कि उसके बाद शायद ढलान पे जाएं, आंकड़े कम होते जाएं। लेकिन क्या समूचे देश में आपको एक तारीख दिख रही है जिसकी गणना अभी तक हो रही थी? अभी तक तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक मिड मे की तारीख दे रहे थे, या फिर हर राज्य को अपने केसेस के हिसाब से इसे आंकना होगा? देखिए श्वेता जी, हमको हमेशा 3 आंकड़ों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दुनिया में क्या हो रहा है, उससे हमको क्यों उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमको कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो बीमारी है जिसने पूरे दुनिया को हिला दी है, वो एक व्यक्ति से शुरू हुई थी। सिर्फ एक ही व्यक्ति से वुहान में ये शुरू हुआ था और अभी पूरी दुनिया में फैल गया है। तो वायरस के लिए पूरी दुनिया एक देश है, और जब तक थोड़े लोग रहेंगे उनकी जिनकी सुरक्षा नहीं रहेगी तो हम सब पे खतरा है। दूसरा आंकड़ा हमको हमारे देश पे देखना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर देश की पॉलिसी अलग होती है। तो अपनी देश की पॉलिसी काफी अलग रही है दूसरे देशों से, तो इसीलिए हमारे देश में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, अब हमारे स्टेट में जिधर हम रहते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीनों आंकड़ों को हमको ध्यान से देखना चाहिए, और उसके अलावा हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है और हमारे घर में क्या हो रहा है। ये आंकड़े नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। ये क्यों रहना चाहिए? बिकॉज जो भी हम लोग पॉलिसी डिसीजन लेंगे अपने परिवार के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, वो ये आंकड़ों के मुताबिक रहेगा। अभी देखिए, 2 चीजें अभी तक इस पेंडेमिक में, पहले पेंडेमिक की बात नहीं करना चाहता हूं, इसी पेंडेमिक में 2 चीजें से ये बीमारी निकल गई है। किधर भी उनको सफलता प्राप्त हुई, सिर्फ 2 चीजें। एक, आप लॉकडाउन कहें या दूसरा कौन सा शब्द इस्तेमाल करें, उससे हुआ है। अपने देश में भी हुआ था, हमने पहले लॉकडाउन कर दिया था और उसके वजह से बहुत ही जल्दी वो पहली लहर थी वो खत्म हो गई। और दूसरा है वैक्सीनेशन। बहुत सारे देशों ने गलतियां की थी, यूएस ने, यूके ने, बट जैसे उन्होंने उनका वैक्सीनेशन बढ़ाया तो उनके केसेस कम हो गए। अभी सिंगापुर ने एक अच्छा शब्द ढूंढ निकाला है जो सब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में बहुत सारी भाषाएं हैं और कोई भी शब्द हो, समझो लॉकडाउन, तो उसको अगर आप तमिल में ट्रांसलेट करोगे या चाइनीज में ट्रांसलेट करोगे तो उसका अलग अलग मतलब बदल जाता है। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, लॉकडाउन की बात ही नहीं करते और सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, क्योंकि वहां हर घर में एक सर्किट ब्रेकर रहता है, और जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो सर्किट टूट जाता है और फिर घर में आग नहीं लग जाती है। तो उन्होंने ये सर्किट ब्रेकर शब्द इस्तेमाल करके सब लोग को समझा दिया है। डॉक्टर से बोल रहे हो सही है, क्योंकि लॉकडाउन यानी किसी को लगता है हम कैदी हो जाते हैं, हमको ताले से बंद किया जाता है, लेकिन ये लॉकडाउन हमारे पास, या सर्किट ब्रेकर बोलो या कुछ भी बोलो, उसके अलावा अभी जो हमारे देश में हालत है, क्योंकि वैक्सीनेशन की तो बहुत ही शॉर्टेज है, आप तो जानते हैं, आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब तक वैक्सीनेशन की शॉर्टेज रहेगी और उस कुछ समय तक रहेगी, तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। और जैसे वैक्सीनेशन आते रहेगा, सभी को वैक्सीनेट करना चाहिए। किसी ने मुझे परसों पूछा था कि 3 चीज क्या है जो हमको करनी चाहिए, वो बोला 3 चीज यही है, वैक्सीनेट, वैक्सीनेट एंड वैक्सीनेट। वाकई, और उसके लिए एक बहुत बड़ा अवरोध हो जाता है डॉक्टर जोशी हमारे सामने, कि हमारी आबादी, हमने इस दूसरी लहर में देख लिया है कि व्यवस्था करना कितना मुश्किल हो जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए अगर लोग लाइनें लगा रहे हैं इस तरीके से, चाहे घर में अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो या अस्पताल में बेड लेने का प्रयास कर रहे हो, संसाधन कितने भी हुए, हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि अगर ऐसी खौफनाक लहर आ जाती है तो सारे संसाधन कम पड़ जाते हैं। आज की तारीख में महाराष्ट्र अपने केसेस को देखते हुए कि किस तरीके से बड़ी मुश्किलों के साथ इस स्तर पर पहुंचा गया है, वहां पर आज आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, संसाधनों को उस स्तर पर लाने का प्रयास तो हो रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था उस तरीके से रहे, दवाइयों की कमी कभी ना पड़े, चाहे ये लहर जाए और उसके बाद अगली लहर के लिए हम सबको तैयार रहना पड़े। लेकिन आज की परिस्थिति में पीक की उस तारीख का आकलन करते हुए
आप क्या कोशिश कर रहे हैं लोगों को, जैसे कैसे समझा पा रहे हैं कि ये सिम्टम है तभी अस्पताल की तलाश में बाहर निकलो, वरना घर में कैसे अपने आप को बचा पाओ? कब तक घर में रहो, डॉक्टर के पास या अस्पताल के पास? डॉक्टर के पास तो पहले चले जाएं, लेकिन अस्पताल जाने की न सोचो। आपने मैडम बिल्कुल सही कहा कि हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए, और हमारी यही कोशिश है कि महाराष्ट्र में हो या भारत में हो, जितने नागरिक है वो घर में रहे। और उनको अभी ये कोविड का वक्त चल रहा है, तो कोई भी सिम्टम हो, जैसे बुखार हो, सूखी खांसी हो, गंध या स्वाद की दिक्कत हो, तो तुरंत कोविड की जांच करनी चाहिए। और सस्पिशन आ गई तो सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए, अपने घर वालों से सेल्फ आइसोलेट करके अपने बाकी घर वालों को मास्क लगाने को बोलना चाहिए। ये पहली चीज हमने सबको बोल दी है। और जांच करके अक्सर हमने ये भी देखा है, जिसे आपके प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस हुआ, कभी कभी आरटीपीसीआर 70% लोगों में ही पॉजिटिव आती है। तो कभी कभी वो जांच करने के बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट रहे, तो हम तो हमारे महाराष्ट्र में बताया कि कोविड का जो टाइम टेबल है ये 14 से 21 दिन का है। और डॉक्टरी संपर्क दिन में 2 बार होना चाहिए। यदि आप फोन पे बात कीजिए, डिजिटली बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बात कर लीजिए, ये होना ही चाहिए। और घर में मॉनिटरिंग के लिए एक तो बुखार मॉनिटर करना चाहिए, सूखी खांसी मॉनिटर करनी चाहिए, आपको दम लगता है, बहुत थकान आती है, तो ये भी मॉनिटर करके आपके डॉक्टर के साथ संपर्क रखना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर का हमने जरूर जिक्र किया है कि घर में हो सके तो पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा यदि 93% के नीचे हो, या 6 मिनट वॉक करने के बाद यदि वो 3% से नीचे आ जाती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करके अस्पताल में जाके ऑक्सीजन लेना चाहिए। ये रेड फ्लैग बोलते हैं उसको। या हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, यानी सांस लेने की जो रफ्तार है, ये 24 से ज्यादा हो जाती है पर मिनट में, तो भी डॉक्टर से तो हमारे जो प्रोटोकॉल्स है, हम उसमें सिंपल स्ट्रेटेजी है असेस, यानी पेशेंट को असेस करके 24 घंटा अपने डॉक्टरी संपर्क में रखना, नंबर 1। दूसरा, कौन से पेशेंट को ट्रायज या ट्रांसफर करें, यानी कौन से पेशेंट को जरूरत है कि अस्पताल की जरूरत पड़े, कोरोना केयर सेंटर की जरूरत पड़े। और तीसरी चीज ये है कि घर में जो बाकी व्यक्ति है, क्योंकि इस बार आई हुई जो लहर है उसमें आने वाला स्ट्रेन है, उसका ट्रांसमिसिबिलिटी यानी संसर्ग बहुत फास्ट फैलता है। तो घर में यदि 2 या 3 लोग हो, और तो तुरंत सबको सेल्फ आइसोलेट करके उनको भी 3-5 दिन के बाद जांच करनी बहुत जरूरी है। और वैद्यकीय सलाह से दवाई लेनी है। बुखार यदि बढ़ जाता है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, बहुत ज्यादा खांसी कम नहीं होती है 5 दिन के बाद तो एक बुडेसोनाइड का इनहेलर ले सकते हैं। इसके बावजूद भी कुछ भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर के सलाह में कोई दवाई चालू करते हैं। और यदि सैचुरेशन ड्रॉप होता है और दम लगता है तो ऑक्सीजन, स्टीरॉयड और लो मॉलिक्यूल हिपेरिन की दवाई अस्पताल में लेनी चाहिए और डॉक्टरी की निगरानी में लेनी चाहिए। अभी हमारे घर में क्या होता है कि काफी लोगों के घर छोटे हैं, जैसे बम्बई शहर में छोटे छोटे घर है, तो उसमें कभी कभी सेपरेट टॉयलेट नहीं रहती है। तो इसके लिए हम सबको दरखास्त करते हैं कि हमारे यहाँ के जो बीएमसी वॉर रूम्स है वहां से उनको कोरोना केयर फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ को उनको ये सुविधा दी जाती है, खाना पीना दिया जाता है और उनके ऊपर निगरानी भी रखी जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि डरे नहीं और इससे हम बाहर निकलते हैं। अभी अक्सर क्या हो रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक यानी जिनको कोई भी लक्षण नहीं है उसमें सबसे ज्यादा खतरा रहता है। लोगों को लगता है मेरे को कुछ नहीं है, मेरी कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, 7-8 दिन लग गया, अभी मैं तो ठीक हो गया। और वही टाइम सैचुरेशन सडनली ड्रॉप होता है और 7वें-8वें दिन में सैचुरेशन ड्रॉप होता है, 9वें-10वें दिन में आते हैं तो काफी उनकी हालत खराब हुई रहती है। इसलिए डॉक्टरी संपर्क रखना भी बहुत जरूरी है। जिनको लक्षण नहीं है उनके ऊपर भी निगरानी रखनी उतनी जरूरी है, तो किसी की मौत नहीं होए और हमको जाने बचानी है। पहले हमारा एक ही मकसद है कि जान बचाए, और दूसरे बार कि अस्पताल जिनको जरिए उनको जाना चाहिए, सब लोग जाके अस्पताल ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे अभी जो वार्ड रूम्स है वहाँ पे घर पे एम्बुलेंस भेज के हम मरीजों को लेके आते हैं और उनको इधर कोरोना केयर फैसिलिटी या अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। दूसरी एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि मास्किंग करना बहुत अनिवार्य है। जिनके घर में कोरोना नहीं है लेकिन उनके घर पे बाहर से कोई काम करने के लिए घर में आ रहा है, कोई नौकर आ रहा है, तो वो वक्त में प्लीज मास्क लगाइए, क्योंकि वो जो बाहर से शख्स आ रहा है वो कभी कभी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। हमको अभी कोविड टाइम में सबको सस्पेक्ट करना चाहिए जी। तो इसलिए हमको सतर्क रखनी चाहिए कि वो टाइम प्लीज मास्क करे। वो 2-3 घंटे जब घर की सफाई होती होगी या घर में खाना पकता होगा तो वो टाइम मास्क डालना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि फिर संसर्ग नहीं होना। और आप जब भी बात करते हैं, आपने
हमारे नेबर से भी जब बात करते तो हमने सबको बोल दिया है कि बातचीत करते समय भी आप मास्क करें, उसमें कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करिए। देखो अभी भी हमको कोरोना से बाहर निकालने के लिए दो ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है अवॉइड करने के लिए, एक तो मास्क है, डबल मास्क, और दूसरी चीज है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को तो भी 6 महीना 1 साल लगने वाला है, तो जब तक वो नहीं हो तब तक हमको डबल मास्किंग तो करना चाहिए। और कोविड पॉजिटिव आते भी है तो भी कंटिन्यूसली वैद्यकीय संपर्क रख के हमको रेड फ्लैग जो भी है तब भी तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। वॉर रूम के साथ कांटेक्ट रखिए, अपने डॉक्टर के साथ संपर्क रखिए और सतर्क रहिए। और ये नहीं करना कि हम लोग क्या करते हैं, हमने एक मिस्टेक सब लोग में देखा है कि पहले हफ्ते में ठीक ठाक रहते हैं तो हम कुछ डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं करते, उनको लगता है हम ठीक हो जाएंगे, और फिर क्या होता है बहुत लेट हो जाता है। वैसे नहीं करना जी। आप पॉजिटिव आ गए हैं, उसी समय से आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है, लेकिन हॉस्पिटल कब जाना है? डॉक्टर अशोक सेठ, अस्पताल का रुख करना है या नहीं करना है? कितना ऑक्सीजन लेवल हो तब लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमें जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस स्तर पर पहुंचने के बाद यही कहा जाए कि आपने तो बहुत देर कर दी थी? लोगों के मन में यही सवाल आते हैं, इसीलिए पॉजिटिव आते ही कई दफा लोग कोशिश करने लगते हैं अस्पतालों को ढूंढने की। तो डॉक्टर सेठ ये भी समझाइए कि घर में भी अगर हैं तो कितने कितने समय में ऑक्सीजन और बुखार को मॉनिटर करना है? देखिए, ये अभी हम इनको सबको बैलेंस तरीके से समझाना होगा। डॉक्टर जोशी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट कहा, कि डॉक्टर से टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब आए अस्पताल। हमने लोगों को समझाया हुआ है कि डॉक्टर से तो आपने पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी और डॉक्टर के आप टच में रहे। जब सैचुरेशन तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर पे मेजर होता है, बड़ी सिंपल चीज़ है, आप देखते रहते हो, हर 6 घंटे पे, हर 4 घंटे पे देखते रहते हो। बट हम एम्फसाइज करते हैं कि सिर्फ बैठे हुए ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं मेजर करना है। आपने यंग लोगों के लिए तो हम कहते हैं कि 6 मिनट वॉकिंग, अच्छी तरह से वॉकिंग कीजिए और फिर सैचुरेशन मेजर कीजिए। और एल्डरली के लिए कहते हैं कि एटलीस्ट 3 to 4 मिनट कीजिए वॉकिंग और फिर सैचुरेशन बिफोर एंड आफ्टर देखिए। तो ये जो ड्रॉप इन सैचुरेशन है, इसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। और हम कहते हैं कि जब तक ठीक है, फीवर के लिए आप बुखार के लिए आप दवा लेते हो, खांसी जुकाम के लिए लेते हो, हाइड्रेशन करते हो, वही सब माइल्ड डिजीज के लिए है। बट जब आपने 94 से कम देखा सैचुरेशन, तो फिर डॉक्टर से आपको बताना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हर जगह पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके लिए अवेलेबल है और डॉक्टर हो सकता है डिसाइड करे कि नहीं, आप साइड में सोइए, आप ठीक से लगाइए, आप अपने हाथ को गर्म कीजिए, देखिए कितना सैचुरेशन आ रहा है, और हो सकता है कि आपका 93, 94 पे आपको घर ही में रहने को कहे। बट जब सैचुरेशन 90 या 91 पे पहुंचता है और कंसिस्टेंटली उस पे रह रहा है, और तब डॉक्टर ही खुद कहता है कि अब आपकी एडमिशन का टाइम आ गया है, क्योंकि आप सेकेंड फेज में जा रहे हो जिनमें हमने आपको दूसरी दवाइयां देनी है। याद रखिए, इंट्रावीनस दवाइयां घर पे नहीं दी जा सकती हैं। हाँ, इस टाइम पे जब बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, अगर ये आइडियल वर्ल्ड होता तो हमेशा जहां पे ऑक्सीजन ड्रॉप किए हम कहते हैं कि अस्पताल आइए, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कि आपको अब स्टेरॉइड्स इंट्रावीनसली मिलने चाहिए कि आपको रेमडेसिविर देने की जरूरत है कि नहीं। बट क्योंकि बेड्स की कमी है और हमारा फर्ज है कि पेशेंट को ठीक रखना, तो कुछ नेक्स्ट स्टेप्स, अर्ली नेक्स्ट स्टेप्स जो हम कहते हैं माइल्ड के बियॉन्ड, वो अब हम घर में शुरू करते हैं, प्रोवाइडेड हम शुरू करते हैं, पेशेंट नहीं। और वो हमारी 1-to-1 मॉनिटरिंग चलती रहे, जिसमें कि पेशेंट हमें बताता रहे कि बेटर हो रहा है, वर्स हो रहा है। वाजिब बात है, डॉक्टर सेठ यही समझा रहे हैं कि हमें सीधे तौर पर यह देखना है कि हमें कोई भी चीज जेनेरिक नहीं ले सकते हैं कि फलाने पर हुआ है तो हमारे पर भी होगा, या इन बातों का एक ही सार है कि डॉक्टर के साथ आपको संपर्क में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लोगों के क्लियर किया है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेठ आपका, डॉक्टर पारिक और डॉक्टर जोशी, आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज।